दोस्तों स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट फरवरी 2026 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित सीटेट के प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। यहाँ पर हम आपको सीटेट एग्ज़ाम 2011 से लेके सीटेट एग्ज़ाम 2024 तक के टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहले प्रश्न में हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास में ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324 आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 28% ऑन इट्स मार्केट प्राइस and the cost price of the article is ₹300 if he sells the article by giving a 18% discount on its same market price, then what will be his profit percent? यानी कोई दुकानदार जो है एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर ₹324 पर बेचता है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 300 रुपये है। यानी यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या दिखा रखा है उस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कोस्ट प्राइस है, कोस्ट प्राइस जो है वो कितना दिखा रखा? वो 300 रुपये दिखा रखा है। ठीक है। जो सेलिंग प्राइस हमारे पास में एसपी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 324 रुपये दिखा रखा है। 324 रुपये दिखा हुआ है। ठीक है। जो हमारे पास में जो पहली छूट है यानी प्रथम छूट जो हमें दिखा रखी है, ठीक, यानी कि एक से डिस्काउंट जो दिया हुआ है, जो डिस्काउंट दिखा रखा है वो कितना दिया है? 28% का क्या दिया हुआ? डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है। पहले केस में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास में जो हुआ करता है, फॉर्मूला क्या होता है उस फॉर्मूले को हम देखेंगे। फॉर्मूला होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। यानी ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कि मार्केट प्राइस आपको निकालना हो तो सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 कीजिए अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दीजिए। ये जो हम आपको कहेंगे एक तरह से हमारे पास में जो केस फर्स्ट होगा यानी पहले केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम बात करेंगे कि भाई अगर हम मार्केट प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है कि भाई सेलिंग प्राइस जो हमारे पास में है उसको क्या कर दें? 100 से कर दें मल्टीप्लाई। ठीक है। अपॉन क्या करें? 100 में से क्या कर दें? इसमें से जो डिस्काउंट परसेंटेज आई है उसको आप माइनस कर दीजिए तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। पहले केस में हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? 324 रुपये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई में हमने कर दिया 100। ठीक है। अपॉन में आइए। अपॉन मतलब 100 में से आप क्या कर दीजिए? शुरुआत में क्या डिस्काउंट दिया? 28% का डिस्काउंट दिया। 28 उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। क्या बनेगा आपका मार्केट प्राइस? क्या बनेगा आपका? देखिए ये बन जाएगा 324 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई बन जाएगा 100 में से 28 माइनस कीजिए तो इसमें से 28 माइनस कीजिए तो 72 प्राप्त होगा। ठीक है। 72 हमें मिल जाएगा। अब इसको आप छोटा छोटा कट कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम छोटा सा काट लेते हैं पहले। हाँ, डायरेक्टली भी कट जाएगा, ये छोटा काट लेते हैं। वैसे इससे डायरेक्टली 45 टाइम्स कट जाता है। ये इससे जो है कितने टाइम कट जाएगा ना, कम से थोड़ा छोटा काट लेते हैं वैसे इसको। अच्छा देखिएगा 2 से काट ले इसको पहले। 2 × 6 होता है और एक 7 हो जाएगा। 2 × 6 = 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा? 12। 2 × 6 = 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। ठीक है। और 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16 और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको 9 से काट लीजिए। 9 × 2 = 18 होता है और 9 × 9 = 81 होता है। तो 900/2 आ गया। यानी मार्केट जो प्राइस है हमारा कितना हो गया भैया? 900 कितना आ गया? 2 आ गया। अब 900 को 2 से डिवाइड कर दें तो 450 हो जाता है। 450 आपका क्या आ गया? मार्केट प्राइस आ गया। एमपी जो मिल गया आपको वो मिल गया 450 रुपये। यहाँ तक बात समझ में
आ गई होगी सभी भाइयों के, सभी बहनों के, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि मार्केट प्राइस जो है वो कैसा निकल गया, आपका 450 निकल के आ गया। अब मार्केट प्राइस अगर आपका 450 निकल के पहले केस के अकॉर्डिंग आ गया है, तो दूसरी बार ये कहता है कि अगर आपको यदि वह उसी वस्तु को उसकी अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे दे। अब केस बदल गया, यानी कि अब दूसरा केस ये बन जाएगा, केस सेकंड के अकॉर्डिंग हम ये बात करेंगे कि अब हमारे पास में जो डिस्काउंट है, वो जो डिस्काउंट हमारे पास में कितना बन गया, जो डिस्काउंट हमारे पास में वो अब हमारे पास डिस्काउंट है 18% का। मार्केट प्राइस आप प्राप्त कर चुकी हैं 450, ठीक है। अब आपको क्या बनाना, सेलिंग प्राइस निकालना है। एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे, इस वाले को ही फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे सेलिंग प्राइस के लिए। तो क्या बन जाएगा भाई, मार्केट प्राइस में क्या कर दें, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दें, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कर दें और डिवाइड बाई क्या कर दें, डिवाइड बाई 100 कर दें, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। कर दीजिएगा, कितना बन गया 450, तो ये रहा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 में से आपने क्या माइनस करना, डिस्काउंट कितना हुआ हमारा 18% का, तो 18% आप इसमें से माइनस कर दीजिए, अपॉन कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल रहे हैं जी, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया कि 450, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 100 में से 18 जाएंगे तो 82 बचेगा, 82 बच गया, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना बन गया, 100 बच गया, इतना बन जाता है। ये 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 5 से 2 बार कट जाएगा, ये 5 दूना 10 होता है और 5 से 5 9 45 होता है। 2 से काट लीजिए, 2 से 2 चौका होता है, 2 पंजा होता है, तो कितना हो गया, 9 गुना 41 आ गया, 9 गुना 41 निकल के आ गया। अब 41 की 9 में मल्टीप्लाई कर दें तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, कर दीजिएगा, कितना 9 आ गया, उसके बाद में कितना 6 आ गया और 3 आ गया, तो सेलिंग प्राइस आ गया 369, यानी एसपी जो निकल के आ गया वो 369 निकल के आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन जो आपको कराया जा रहा है 21 जनवरी 2024 में प्रश्न आया हुआ था, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था। सेलिंग प्राइस निकल गया आपको। चलिए, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, किसी का भी अगर प्रॉफिट निकालना हो, जो प्रॉफिट निकालना हो तो कितने में चीज़ बेची थी, सेलिंग प्राइस क्या था माइनस क्या कॉस्ट प्राइस था, उसका माइनस कर देते हैं। भाई हमारे पास में 369 तो सेलिंग प्राइस आया, कॉस्ट प्राइस कितना था 300 रुपये था, क्या बना प्रॉफिट कितना आ गया 69 रुपये का प्रॉफिट आ गया। अब हमें निकालना किसी का प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जब आप निकालते हैं तो कितना तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, किस कॉस्ट प्राइस पर हुआ और इंटू 100 कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम यहाँ देखिए भाई प्रॉफिट तो हुआ 69 का, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ 300 वाले पे हुआ, इंटू 100 कर दिया हमने, तो 100 से तो दोनों जीरो कट गए, 3 से काट लो, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, मतलब हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज मिला वो बना 23% का। इतना प्रॉफिट हमें निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज 23%। आपका आंसर हो जाता है सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। आपका आंसर बन गया 23%। क्लियर हो गया सभी बहनों भाइयों को, क्लियर हो गया होगा कि 23% आपका आंसर बन के आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन भविष्य में फिर कभी आया तो आप इसको ऐसे ही सोल्व कर देंगे, सिर्फ डिजिट बदलती है और कुछ नहीं, प्रोसीजर यही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिया हुआ था। ये भी 21 जनवरी 2024 में ये भी प्रश्न आया हुआ है, छोटी छोटी बातें हैं इसमें। ये कहता है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार से दिया गया, जैसे फिगर में आप देख रहे हैं। क्वेश्चन ये हमारा 21 जनवरी 2024 से लिया गया है सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से, जिसमें हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया ABCD, जहाँ विकर्ण ये BD हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ पर एंगल CBD जो है वो 12x है, जो ये वाला एंगल है, ये 12x है, जो यहाँ पर दिखा रखा 12x है, और एंगल ABD जो है, यानी ये वाला जो एंगल है ये 7y है, और एंगल ADB जो है वो 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, और एंगल CDB जो है, CDB ये वाला एंगल 28 डिग्री का दिखा रखा। आपको 2x + 3y का मान निकालना है, 2x + 3y का मान निकालना। देखिए इसमें सबसे जो अच्छी बात यह है कि अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल की जानकारी है
तो आप इसको आसानी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो भुजाएं समांतर हैं आपस में, ठीक है। तो एक जब दो समांतर भुजाएं हैं उसको एक तिर्यक रेखा काटती हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसके जो ये वाले कोण होते हैं, जैसे 28 7y है और 12x और 60 है, ये क्या होते हैं आपस में एकांतर कोण होते हैं, जिसको ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो इन ऑल्टरनेट एंगल की इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम ये कहेंगे कि इसमें कि समांतर चतुर्भुज ABCD में या पैरेललोग्राम ABCD में क्या कहेंगे कि भाई आपका जो एंगल है, कौन सा एंगल है, इट मीन CBD एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, CBD एंगल इज इक्वल टू एंगल ADB के हो जाएगा। CBD एंगल जो आपका देख रहे हैं, देखो ये C है, ये B है, ये D है, यानी ये जो एंगल है कौन सा, 12x वाला जो एंगल है, 12x जो हो जाएगा इज इक्वल टू ADB से मतलब हुआ ADB, यानी कि 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से x निकल के आ गया बड़े आराम से, 60 को 12 से डिवाइड कर दिए, 12 पंजा 60 होता है, ठीक है। x का आंसर 5 निकल के आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू 5 आ गई। फिर सेम तरीका यहाँ बना दीजिए, किस मिले, 7y और 28 के निकाल दिए। सिमिलरली क्या कर दें, सिमिलरली ठीक है, ये क्या हो गया कि भाई 7y जो है वो 28 डिग्री के बराबर हो गया। तो y का आंसर यहाँ से निकल के आ गया कि 28 को क्या कर दिया, 7 से डिवाइड किया, 7 चौका 28 होता है। y का आंसर हमने यहाँ से 4 निकाल दिया। ये बात भी क्लियर हो गई कि y का आंसर क्या निकल के आ गया, हाँ 4 निकल के आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि भाई बताइए 2x + 3y कितना होगा। देखिएगा 2 गुना x का आंसर निकला 5 प्लस 3 गुना y का आंसर निकला 4। अब 2 में 5 का मल्टीप्लाई तो 10 होता है, ठीक है, और 3 चौक कितना होता है, 12 होता है। दोनों को 10 और 12 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया, 22 डिग्री आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? 22 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा और 22 डिग्री चला जाएगा सी पार्ट के साथ में और सी बन जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 में पूछा गया था, CTET के मैथ पेपर 2 में कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है हमारे पास में, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया था, ये भी 21 जनवरी 2024 का प्रश्न लिया गया। ये कहता है हमारे पास में कि यदि आंकड़े दिखा रखे हैं, कौन सा, 30, 8, 7, 3, 17, 15, 21, 24, 29 और 23 की माध्यिका तो x हो, ठीक है। इन आंकड़ों में 3 को 33 से और 8 को 18 से अगर प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का जो माध्यिका है वो y हो जाए तो y और x का अंतर बताइए। देखिए, हाँ तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये जो आंकड़े दिखा रखे हैं इनका आरोही क्रम लिख लीजिए, यानी कि जो हमारे पास में आंकड़े दिखा रखे हैं इन आंकड़ों का जो आरोही क्रम होगा, बढ़ते हुए क्रम की बात कर रहे हैं, आरोही क्रम क्या होगा उसे लिख लें। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उससे अगला बड़ा नंबर लेंगे तो 7 आएगा, फिर लेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अगले नंबर लेंगे तो 8 के बाद कौन आएगा, ये 15 आएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 के बाद लेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, 21 मिलेगा। भाई ये हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 21, ठीक है। 15 के बाद में कितना आ गया, अभी तो 15 के बाद में एक और रह गया 17, ये वाला आएगा पहले, तो 17 आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। 21 से बड़ा लेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 23 मिलेगा, ये वाला 23 आ जाएगा, ठीक है। 23 से बड़ा और लेंगे तो 23 के बाद 24, फिर 29, फिर 30, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। 23 के बाद कितना आएगा, 24 आएगा, फिर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा, फिर कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, 10 हैं। 10 क्या होता है, 10 एक इवन नंबर होता है। क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो उस इवन नंबर के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं भाई n/2th जो टर्म होती है, ठीक है, और प्लस में कितना होता है n/2 प्लस जो 1th टर्म होती है, यानी इसकी जो ये टर्म होती है, यानी ये जो टर्म आ जाएगी और अपॉन 2 कर दीजिए। और n/2 से मतलब कितना बना, 5th बना, यानी 5th प्लस कौन सी
6 बन जाएगी। इन टर्म्स को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो मीडियन निकल आएगा। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकला जी? मीडियन निकालिए हमने, क्या निकल के आ गया? ये मीडियन जिसकी हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं, ये जो मीडियन निकल के आएगा हमारे पास में, इस मीडियन को बताएंगे तो ये मीडियन क्या निकलेगा? 5वीं टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5वीं टर्म एक तो 17 है और एक 21 है। कौन सी है? एक 17 हो गई, एक 21 हो गई, 21 हो गई। इसको 2 से डिवाइड कर दिए। 17 21 को जब आप जोड़ते हैं तो आपको 38 मिलेगा। 38 को 2 से डिवाइड कर दिए। 38 ये काटेगा 2, 19 बार काट देगा। तो पहला मीडियन क्या बन गया? 19 प्राप्त हो। यहाँ तक बात समझ में? 19 मिल गया। इस मीडियन को क्या कहा गया? इसको x कहा गया। क्या कहा गया? x कहा गया। तो x का आंसर आपको क्या मिल गया? 19 मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक तरह से केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी ये कहें तो ये हमारे पास में जो केस फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग बात चल रही थी, तो केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब दूसरा केस क्या कहता है? केस सेकंड। क्वेश्चन का केस सेकंड क्या कहता है कि भाई हम अगर क्या करें कि 3 को क्या कर दें 33 में कन्वर्ट कर दें और 8 को 18 में कन्वर्ट करें। जहाँ 3 लिखा हुआ है ये वाला, इसकी जगह हम 33 बना दें, 3 को बना दें 33। ठीक है, और ये जो 8 लिखा हुआ है यहाँ पर, इस 8 को कन्वर्ट कर दें 18 में। तो अब हमारा क्रम क्या हो जाएगा? अब हमारा जो हमारे पद हैं या हमारा जो क्रम हो जाएगा, यानी कि आंकड़ों का जो क्रम होगा वो क्या होगा, ये हमसे ये कह रहा है। तो देखो जब ये बदल जाएंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी? फिर शुरुआत 7 से होगी, 7 आएगा। ठीक है, ऐसे फिर कितना? 7 से बड़ा 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद बढ़ के अब 21 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी टर्म तो उधर चलेगी। 21 के बाद कितना? 23 हो जाएगा। 23 के बाद 24 आएगा। अब 24 के बाद में कितना आएगा जी? 29 हो जाएगा, और फिर 30 हो जाएगा, और फिर 33 हो जाएगा। नंबर टर्म्स तो वही है 33। नंबर टर्म्स तो हमारे पास में नंबर टर्म तो हमारे वही 10 हैं। ठीक है, 33 नहीं 10 है। ठीक है, तो ये कितना? नंबर टर्म्स तो वही हमारे 10 हैं, यानी कि पदों की संख्या तो 10 ही है। तो फॉर्मूला निकालने का यानी मीडियन तो वैसे ऐसे निकलेगा। मीडियन निकालने का तरीका जो होगा, यानी जो y निकलेगा अब जब वो तो वही निकलेगा। फॉर्मूला तो हमारा यही होगा मीडियन निकालने का, n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म्स। तो n/2 का वही 5th और 6th की बात करेगा, तो 1 2 3 4 5th टर्म तो हमारी हो जाएगी 21, और 6th टर्म हो जाएगी कौन सी? 21 और प्लस 23/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 44 हो गया। 44 को 2 से डिवाइड करें, 2 इसको 22 बार काटेगा, तो आंसर 22 आ गया। यानी y का आंसर आपको मिल गया 22। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब y का आंसर अगर 22 मिल गया है तो इनको चाहिए अंतर चाहिए। किसका चाहिए? इसको चाहिए अंतर। किसका अंतर चाहिए? y माइनस एक्स चाहिए इसको। y कितना निकला? 22। x क्या निकला था? x निकला था 19। ठीक है, दोनों में से माइनस कर दिया, आंसर क्या बचा? 3 आपका राइट आंसर बन जाता है। 3 चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट आंसर। आई होप दैट क्वेश्चन अच्छी प्रकार से सभी भाइयों को बहनों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन भी 21 जनवरी 2024 से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल्स इज p देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री क्या होगा? दो संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण यानी p जो है और 3p माइनस 50 का मान आपको बताना। देखिए संपूरक कोण की बात कर रहा है, यानी कि जब दो जो हमारे पास कोण होते हैं, जब हमारे पास दो कोण होते हैं, ठीक है ना, अच्छा उसका जो अंतर हमारे पास में है, ये हमारे पास में दो कोण की बात करें, जब दो कोण का योग 180 डिग्री होता तो उनको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। दो एंगल्स मिलकर के 180 डिग्री बना दें तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण कहते हैं। अब इसमें से कुछ हम पहले लेट कर लेते हैं जी। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने ये लेट कर लिया कि जो पहला एंगल है, प्रथम कोण जो है हमारे पास में, या पहला एंगल फर्स्ट एंगल की बात कर लें, यानी कि जो हमारे पास में प्रथम कोण हो गया, पहला एंगल जो हो गया, फर्स्ट एंगल जो हो गया, वो हमने मान लिया कि भाई फर्स्ट एंगल हमारा ए है। ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अच्छा तो इसमें दूसरा कोण क्या होगा? जो दूसरा कोण होगा, दूसरा कोण जो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो इसमें से छोटा कोण मान लिया, तो छोटा कोण हो गया वो क्या बनेगा? अब उसको हम
क्या मान लेते हैं भाई, हमारे पास जो दूसरा कोण होगा उसे हमने क्या मान लिया, उसको हम मान लेते हैं इट मीन्स P। P इज इक्वल टू लिखेंगे तो दूसरा कोण क्या होगा, दूसरा कोण हमारे पास में क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल तो 180 होता है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, 180 में से A माइनस करके निकलेगा। तो P का आंसर क्या आ गया, 180 माइनस A निकल के आ गया, ये हो गया दूसरा कोण। ठीक है, पहला कोण ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा कोण निकलेगा 180 माइनस A से, क्योंकि ये छोटा कोण कैसा होगा, ये P जो है छोटा कोण होगा। कहा इसमें छोटा कोण कौन है, P। क्वेश्चन क्या गया, सीधा सीधा कि भाई हमारे पास में प्रथम और दूसरे, पहले और दूसरे कोण की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या गया कि भाई हमारे पास में A माइनस ऑफ, अंतर क्या था ना, अंतर 20 है, A माइनस ऑफ 18 यानी 180 माइनस A जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू कितना बन जाता है, वो 20 डिग्री बन जाता है। क्लियर, तो A में से माइनस कर दें, 180 प्लस A बन जाएगा इज इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2A बन जाएगा, उधर चला जाएगा 180, 20 में जुड़ गया तो 200 हो जाएगा। ठीक है, एक आंसर निकाल लेंगे, 200/2 कर देंगे तो 100 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। एक आंसर 100 डिग्री प्राप्त होगा। हमें तो छोटा कोण चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो छोटा कोण चाहिए, स्मॉलर, छोटा कोण जो कि हमारे पास P है वो कैसे निकलेगा, वो तो 180 में से A निकालने के बाद प्राप्त होगा। तो 180 में से क्या कर दीजिए, A मतलब 100 घटा दीजिए, जो कितने का आ गया, 80 डिग्री का प्राप्त हो गया। ठीक है, हमें जो फाइंड करना है, हमें जो फाइंड करना है वो तो फाइंड करना है कि 3P माइनस 50 क्या होगा। भाई 3 में अगर हम P मतलब 80 की मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से 50 माइनस कर दें तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना हो गया, 240 में से अगर 50 चला गया, 240 में से 50 गया तो कितना बचा, 190 प्राप्त हुआ। बस यही आपका आंसर बन गया। क्या बन गया, आंसर बन गया 190 चला गया डी पार्ट के साथ में और डी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि हमारे पास में 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and the multiplying by 3, 5 and 2 respectively then add up to 99, what is the sum of the original first and third integers। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इंटीजर की बात कर रहा है, यानी इनको जोड़ के बताना है कि 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार से हैं कि जब इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है तो क्रम से 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले और तीसरे गुणांकों का योग बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो 3 क्रमागत पूर्णांक हैं, भाई मान लिया हमने कि जो 3 हमारे पास में क्रमागत जो पूर्णांक की बात कर रहा है, जो पूर्णांक है वो क्या होंगे, x होगा, एक x + 1 होता है, एक हमारा x + 2 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि इनको गुना करके, तो पहले वाला बन गया 3x, दूसरा बन जाएगा 5 की मल्टीप्लाई अंदर ही कर दें तो 5x + 5 बन जाएगा, और तीसरे में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x + 4 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इनका जो टोटल है यानी 3x + 5x + 5 + 2x + 4 = 99 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो अगर जोड़ें तो 3 और 5 8 और 2 10, तो x हो गए, 10x हो गए। अच्छा 4 5 9 हो गए, 9 उधर चलेगा, 99 में से 9 माइनस कर दिया तो भैया 90 रह गया। ठीक है, अब ये 10x = 90 है गया, हमें तो निकालना x है तो 90 को 10 से डिवाइड कर देना, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 निकल आएगा। तो यहाँ से चल गया जी पता, x का आंसर तो 9 आ गया। यहाँ तो बात समझ में आ गई। ठीक है, हमें तो पहले और तीसरे पूर्णांक का योग चाहिए। पहला पूर्णांक कौन है, x है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ क्या कर दीजिए, फर्स्ट एंड कौन सा, इट मीन्स थर्ड इंटीजर। तो कितना बन जाएगा, फर्स्ट हो गया x +
ठीक है, और थर्ड हो गया x प्लस 2, तो सीधा हो गया 2x प्लस 2, यानी कि 2 गुना x की वैल्यू कितनी, 9 प्लस 2, 2 9 18 होता है, 18 में 2 जोड़ दिया आपने, 18 2 20 होता है, 20 बन गया आपका आंसर। ठीक है, 20 बन गया आपका, क्या बन गया, आंसर बन गया। और ये चला गया 20 आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में, और सी बन गया आपका राइट। आई होप दैट क्लियर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से कह रहा है हमारे पास में। ये क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 में पूछा गया था CTET के मैथ्स पेपर 2। ये कहता है कि किसी त्रियक रेखा द्वारा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बने उस त्रियक के एक ही ओर के दो अंतः कोणों का अनुपात 2:7 है। तो इसमें बड़ा कोण अगर y है तो 3y माइनस 40 डिग्री का मान बताइए क्या होगा। देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है, जैसे कि 2x और ये 7x एक ही साइड में बने हुए हैं, तो इनका जो हमारे पास में टोटल होता है वो 180 डिग्री हुआ करता है। 180 डिग्री हुआ करता है। इस मतलब रिजल्ट का यूज करते हुए भाई छोटा कोण तो यहाँ पर 2x होगा, बड़ा कोण कौन सा होगा, 7x होगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे भाई 2x प्लस 7x मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। हो गया, ठीक है। अच्छा चलिएगा, तो कितना हो गया, 7 और 2 9x की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री आ गई। यानी x आपको निकालना है तो 180 को 9 से डिवाइड आपने कर दिया, 9 दूना 18 होता है, यानी 20 निकल के आ गया। x की वैल्यू आपकी 20 निकल के आ गई। यहाँ तक बात समझाएंगे भाई, x की वैल्यू आपकी 20 डिग्री निकल के आ गई। अब क्योंकि बड़ा कोण जो है कि ये बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण आपको निकालना है, बड़ा कोण आपको निकालना है। बड़ा कोण क्या हो, मतलब y है आपका, तो वो कितना हो गया, तो वो हमारे पास में कितना 7x होता है। अब 7 में आप 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14, 140 निकल के आ गया, 140 निकल के आ गया, यानी y का आंसर निकल के आ गया 140। ठीक, आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना 3y माइनस 40 डिग्री, यानी 3 में आप 140 की मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से 40 घटा दीजिए, 14 3 42 होता है। 420 में से 40 आपने माइनस कर दिया, 420 में 40 गया, 380 रह गया, तो 380 डिग्री आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, फाइंड कर लिया, 380 डिग्री चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में बहनों भाइयों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, क्वेश्चन कहता है कि द साइड QR ऑफ ए ट्राइंगल PQR is produced to a point S and a line RT perpendicular to the sides PR is drawn such that acute angles such that it is an acute angle. If angle P और angle Q angle are 3:2:1 है, then the value of angle TRS क्या हो। यानी किसी त्रिभुज अगर PQR की बात करें, वहाँ पर QR को बिंदु S तक बढ़ा जाता है और भुजा S पर लंब एक किरण RT इस प्रकार खींची जाती है कि वो न्यून कोण बनाती हो, और एंगल PQR का रेशो 3:2:1 हो, तो TRS कितना होगा, TRS हो गया ये वाला। ठीक है, हाँ TRS कितना होगा ये हमसे पूछा गया। फिगर के अकॉर्डिंग से देख रहे हैं तो ये हमारे पास में रेशो दिखा रखा है, इट मीन्स 3:2:1 का। मान लिया ये x है, ये 2x है और ये 3x है। इन ट्राइंगल PQR की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इन ट्राइंगल PQR में लेंगे, तो इन ट्राइंगल PQR में लेंगे तो सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देन अगर देखें तो 3x प्लस 2x प्लस x मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो 3 2 5 1 6x जो है वो 180 डिग्री बनाएगा। तो x की वैल्यू हम देखेंगे 180 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, 36 और 18 30 डिग्री, यानी x का आंसर 30 डिग्री का निकल के आ गया। आगे यानी ये जो x है ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 दूना ये 60 डिग्री का हो जाएगा है। ये कितना हो गया हमारे पास में तीसरे वाला। हाँ, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो y चाहिए, नहीं हमें तो y चाहिए एक्चुअली में, तो इससे x से हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर देंगे। हमें तो ये चाहिए ना y, हमें तो y चाहिए। 9 3 12 हो गया ना, 180 में से माइनस कर देंगे इसको, तो इन स्ट्रेट लाइन से।
ठीक है। तो इन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो क्या होगा कि हमारे पास में x डिग्री प्लस ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल कितना हो गया, इट मीन्स TRS क्या बनाएंगे मिलके तीनों, 180 डिग्री बनाएंगे भाई। तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये तीनों एंगल के स्ट्रेट लाइन में कितना 180 डिग्री बनाएंगे तीनों, ये x है, ये 90 डिग्री है, ये कितना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया। अच्छा चलो कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, प्लस ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, प्लस एंगल TRS जो हमसे पूछ रहा है, अब ये 180 डिग्री हो गया। सीधा सीधा आंसर था कि एंगल जो TRS होगा वो 180 डिग्री में से 9 3 12 120 डिग्री घटा देंगे, घटा दिया आपने, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। एंगल TRS इज 60 डिग्री, दैट्स इज योर राइट आंसर। क्लियर, चलिए डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8वां भी कुछ इसी प्रकार से है। ये कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एंगल AOB 70 डिग्री का है, यानी ये एंगल 70 डिग्री का है, DAC 32 डिग्री है, यानी ये 32 डिग्री यहाँ पर बैठेगा, और DBC Y है, यानी DBC ये वाला एंगल Y है, तो 2y + 15 डिग्री को बताइए क्या होगा। देखो अब हम जानते हैं कि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, तो उसके बीच में अगर ये लाइन हमने खींच दी तो ये क्या है, ये दोनों एंगल क्या बन जाएंगे, ये दोनों एंगल आपस ये कितना 32 डिग्री का बन जाएगा, यानी ऑल्टरनेट एंगल बन गए। क्या बन गए, ऑल्टरनेट एंगल बन गए। और लीनियर पेयर से क्या बता देंगे, लीनियर पेयर से क्या बता देंगे, ये हमारे पास में ये कितना आ जाएगा 110 डिग्री का आ जाएगा, क्यों भाई ये आपका दोनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे तो ये 110 का हो जाएगा। यहाँ तक तो बात सिंपल सी आ गई, बस इतनी बात बतानी थी भाई। ये दोनों तो ये एंगल और यानी कि एंगल ये आपका DAC और एंगल आपका ACB, ये दोनों बराबर ऑल्टरनेट एंगल हो गए। ये 32, ये भी 32 का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइनें कैसी हैं आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और ये लीनियर पेयर से कर देंगे, ये कितना होगा 70 + x बनाएंगे तो ये 110 का आ जाएगा। अब सीधा सीधा जो मेन पॉइंट है वहाँ पहुँच जाइए। कितना होगा कि इन ट्राइंगल OBC में क्या कर देंगे भाई, 110 डिग्री तो ये रहा, प्लस 32 डिग्री ये रहा, प्लस y ये रहा, मिलके 180 बना देंगे। हमारा मतलब सिर्फ y निकालने का है, ठीक है। तो y का मतलब कितना हो गया 180 डिग्री माइनस ऑफ 110 और 32 जोड़ दिया हमने, कितना बन गया 142 बन गया। 142 उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो y का आंसर निकाल लिया हमने। 180 में से 142 माइनस कर दो, कितना बन जाएगा 38 बन जाएगा, 38 डिग्री, ठीक है, y तक पहुंच गया। आपको क्या फाइंड करना है जी, फाइंड करना है 2y + 15, 2y + 15 डिग्री फाइंड करना है, यानी कि 2 में 38 का मल्टीप्लाई करो और 15 जोड़ दो, 15 जोड़ दो, 38 दूना 74 हो गया, 76 में 15 जोड़ दिया आपने, 76 में जब 15 जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 91 डिग्री। 91 डिग्री इज योर राइट आंसर। चला गया ए पार्ट के साथ में, ए आपका सही उत्तर हो जाता है, सही उत्तर आपका ए हो जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 28 जनवरी 2023 से लिया गया है CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन में कुछ प्रकार से कहा गया है, द पैरामीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 72 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स एंड अदर देन हाइपोटेनियस इज 18 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल इज कितना होगा। यानी किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर 72 सेंटीमीटर है, क्या है 72 सेंटीमीटर है, और उसकी एक भुजा यानी कर्ण के अतिरिक्त अगर 18 सेंटीमीटर की हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। देखिएगा फिगर में हमने कुछ इस प्रकार से फिगर समझा रखी है यहाँ पर कि अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज को h से रिप्रेजेंट कर दे कैपिटल से, और एक भुजा ये हमने x मान लिया, इसको हमने मान लिया 18, यहाँ बन गया 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। क्लियर हुआ। चलिए परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, सबको जोड़ दो तो परिमाप निकल आता है। यानी किसी का अगर परिमाप की बात करें, यानी त्रिभुज, इसको मैं अगर नाम ले लें ऐसे कि भाई ये है, ये AB हो गया, और इसको C का नाम ले दें कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज ABC का अगर हम परिमाप की बात करें, पैरामीटर की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा भाई h + x और +18, ये हो जाएगा एक्चुअली। और ये क्वेश्चन में दे रखा है
कि h प्लस एक्स प्लस 18 बराबर 72 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से कैपिटल X प्लस एक्स हम निकाल लेंगे, 72 में से 18 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 72 में से 18 माइनस करेंगे 54 आ जाएगा। ठीक है, इसे पहली इक्वेशन का नाम दे देंगे। इसे क्या कह देंगे, पहली इक्वेशन का नाम दे देंगे इसको। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, भी h प्लस एक्स जो है वो निकल के आ गया। अब अगर ट्राइंगल की बात करें यहाँ से यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस, तो क्या बनेगा कि h स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं ना कि h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है। इसमें लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी टाइप, तो h प्लस एक्स और h माइनस एक्स जो है वो कितना हो गया, 324 हो गया। यहाँ से h प्लस एक्स का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए कि जो 54 है 54 जो है वो अगर मल्टीप्लाई कर दे h माइनस एक्स में तो ये 324 हो जाता है। यहाँ तक की बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ से क्या बन गया भाई, h माइनस एक्स तो निकालना हमें, यहाँ से कितना निकलेगा, h माइनस एक्स कैसे निकलेगा, 324 को 54 से डिवाइड कर देना। 54 से जब इसको काटोगे 306 बार कट जाता सीधा सीधा, तो h माइनस एक्स बराबर 6 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। हमारी इक्वेशन जो हुई हमारे पास में वो सेकंड हो गई। ठीक है, h माइनस एक्स जो है वो 6 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अब ले लें तो क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से क्या है h प्लस एक्स तो आपका 54 है, ठीक है, और h माइनस एक्स जो है वो आपका 6 बना है। अब दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया दोनों, तो ये x तो कट जाएंगे, 2h बन गया, 2h बराबर 60 आ गया। h का वैल्यू 60/2 कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी h का वैल्यू तो 30 निकाल दिया आपने। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, h का वैल्यू 30 निकाल लिया तो कोई सी इक्वेशन ले लो। देखो जैसे h प्लस एक्स जो है वो कितनी है, 54 है, तो h का वैल्यू तो कितना आ गया, 30 आ गया, तो 30 में x जोड़ दें तो 54 के बराबर आ गया। और हम यहाँ से क्या निकालें, हमें तो x निकालना है, x निकालना, 54 में से 30 माइनस कर देंगे, 54 में 30 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 24 निकल आएगा। तो x का आंसर 24 आ गया, h का आंसर कितना आ गया, यहाँ से 30 आ गया। यहाँ तक बात नाउ, तो यहाँ से आपने देख लिया कि भाई हमारे पास में जो वैल्यू है तो h बराबर तो हमने निकाल दिया कितना, 30 निकल के आ गया, x बराबर जो निकल के आ गया वो 24 निकल के आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। भाई आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब ऊंचाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, ऊंचाई का रोल प्ले कर रहा है x, ठीक है, आधार तो 18 है ही, तो 1/2 गुना आधार कितना हो गया 18 और ऊंचाई हो गई 24, ठीक है। तो 2 से काट दो इसको 9 बार, और ये कितना 9 गुना 24 मिल गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 नंबर 216 होता है, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 216 चला गया डी पार्ट के साथ में, तो डी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है नंबर 10 क्या कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ये कहता है एक त्रिभुज जो है, एक जो त्रिभुज हमारे पास में है क्वेश्चन में, एक जो त्रिभुज दिखा रखा है, क्या कहता है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित है। भाई एक त्रिभुज हो गया जो कि हमारे पास में ABE ये त्रिभुज है,
ठीक है। और एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, दोनों का आधार एक ही है, ये वाला 50 सेंटीमीटर यानी AB। क्षेत्रफल में बराबर है दोनों। ये कहता है कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज 50 सेंटीमीटर लंबाई वाले समान आधार पर स्थित है तथा क्षेत्रफल में भी बराबर है। यदि इस त्रिभुज की अन्य भुजाओं की लंबाई 14 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर तो आधार कितना हो 50 सेंटीमीटर, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बताइए क्या होगी। भाई त्रिभुज के तो सब कुछ पता है हमें। त्रिभुज का ये मान लिया भाई हमारे पास में A 14 सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया B इजकल टू ये 50 सेंटीमीटर, ये मान लिया C इजकल टू 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, ये जो कौन सा है, ये हमने जो हमारे पास में इसको F मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट को F मान लेके ये जो DF है हमारी DF, ये क्या बन जाएगी एक तरह से, ये हाइट बन जाएगी किसकी, समांतर चतुर्भुज की, समझिए। ये हमने F पॉइंट मान लिया और इसको हमने कह दिया कि DF हमारी जो है हाइट बन जाएगी। हमारा मेन मकसद है कि भाई हम पहले हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए हम पहले इस ट्राइंगल जो ABE ट्राइंगल है इसका हम एरिया निकालें, कितना निकलेगा, और उसके बाद फिर आप इन दोनों एरिया को क्या कर दें, बराबर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, अब हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालना होता है, यानी S निकालना होता है। तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला में तो क्या होता है, सबसे पहले S निकालते हैं। S क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2 होता है। और यहाँ से ABC जैसे आपने देखा भी, एक तो 14 है, ठीक है, यानी 50 मान लिया B को और C को मान लिया हमने 48, ठीक है। इनको और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 14, 50 और 48 को जोड़ दें तो हमारे पास 112 बन गया। तो 112 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, 56 आ गया, 56। S का आंसर निकलेगा। तो ट्राइंगल ABC का अगर हम क्षेत्रफल निकालें यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, तो फार्मूला था अंडर द रूट, ये बड़ा सा रूट लगा देंगे, क्या कहते हैं S कितना, S माइनस A, ठीक है, फिर क्या S माइनस B, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा S माइनस C हो जाएगा। अब क्या होता है, S को लिख दो जी। S हमारे पास क्या है 56 है, ठीक है। क्या 56 में से क्या माइनस कर दिया, पहले फर्स्ट केस में हमने किसको ले लेते हैं, इट मीन्स 14 को ले लेते हैं। पहला तो हमारा 14 ही है, 14 लिख दिया, ठीक है। फिर अगले 56 माइनस क्या कर दिया, 50 कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या कर दिया कि भाई 56 माइनस C केस कौन सा है, C का मतलब 48 कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अंडर रूट में चल रहा सब कुछ अभी तक। अच्छा, अंडर रूट में चल रहा सब कुछ, ये 56 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 56 में से आपका कितना निकाला, हाँ 14 निकाला, 42 बन गया, ठीक है, 42 बन गया। मल्टीप्लाई बाई ये 50 में 56 में 50 गया, 6 बच गया, मल्टीप्लाई 56 में से कौन गया 48 गया, तो 8 8 16 ये 8 बच गया, यहाँ तक बच गया, समझ में आ गई, ठीक है। देखो ऐसे कर देते हैं, ये कितना है भाई 8 7 56 होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये कितना 7 6 42 होता है, ठीक है। ये 6 से लगा हुआ, 6 से लगा हुआ और ये 8 ऐसे लगा हुआ। हमें तो रूट निकालना है, इन दोनों 8 में से एक रूट बाहर हो गया, मतलब इन दोनों 8 में से एक बाहर हो गया, इन दोनों 7 में से एक बाहर हो गया और इन दोनों 6 में से एक बाहर हो गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये बन गया एरिया आपका, कितना बन गया, ये बन गया एरिया। तो 8 56 गुना 6 कर दिया, क्या बन गया 56 गुना 6 कर देंगे, तो 56 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो करने कितना बन जाएगा भाई, आपका ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल है वो क्या बन गया भाई, तो कितना 8 7 56 गुना 6, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ये 336 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहा है कि इन दोनों के एरिया बराबर हैं, यानी कि ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ट्राइंगल ABC का जो क्षेत्रफल है वो बराबर हो जाएगा किसके, इट मीन किसके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि एक तरह से एरिया ऑफ, यानी समांतर चतुर्भुज, कौन सा, समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये तो बना 336 इज इक्वल टू 336 इज इक्वल टू
क्या बन गया। अब देखो समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है, हमारा बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है हमारा 50 का है, हाइट हमें निकालनी, हाइट हमें क्या निकालनी तो क्या निकल गया, सीधा सीधा हाइट कितना आ गया 336/50, इतने क्या आ जाएगी सेंटीमीटर आ जाएगी। अब इसको काट ली, 2 से काट लो, 2 से 25 बार कट गया, 2 से काट लो 1 बार, 6 बार, 8 बार, यानी कि हमारी हाइट आ गई 100 कितना आ गया 68, यानी कि 168/25 सेंटीमीटर, यही बन गया आपका आंसर। ठीक है, दिया हुआ है ऐसे ही ना, 168/25 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी पार्ट में। बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं कितनी 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, आयत है तो लंबाई चौड़ाई दे रखी है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त की परिधि बताइए क्या होगी अगर 22/7 पाई को लिया जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल है वो बराबर है किसके, वृत्त का क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ लंबाई है 176 गुना चौड़ाई है 56, ठीक है, इजिकल टू ये बन गया पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब हमारा मकसद आर स्क्वायर निकालने का है जो 176 गुना 56, ठीक है। अब जब यहाँ करेंगे तो 7 की तो यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर निकालेंगे 7 की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 22 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। और 22 से काटे तो 22 अट्ठे 176 होता है, 8 बार कट गया है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 गुना, ये 56 को हम 8 सते 56 कहते हैं, 8 गुना 7 गुना हम क्या कर दें यहाँ पे 7 कर दें। अब हमें क्योंकि हमें तो आर निकालना है तो इसका क्या कर देंगे अंडर द रूट कर देंगे, आर निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे किसका 8/7/7 का, तो सीधा सीधा वैल्यू दोनों में से, इस पेज में से एक बार, इस पेज में से एक बार, तो 8 गुना 7 बराबर कितना बन गया 56 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई, हमारे पास रेडियस तो निकल के आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कितना, इस वृत्त की क्या चाहिए परिधि चाहिए, हमें चाहिए वृत्त की परिधि जो होती है 2 पाई आर, क्या होती है वो होती है 2 पाई आर होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, दैट इज 2 गुना यह होता है 22/7 गुना आर होगी 56, ठीक है ना, 7 अटे 56 हो गया, यानी कि 22 दूना होता है 44। 44 में आपने क्या कर दिया 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 5 और 3 यानी 352 सेंटीमीटर आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। वृत्त की परिधि आ गई 352 सेंटीमीटर, चला गया इट मीन्स बी पार्ट के साथ में, बी बन गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन जो लिया गया था 20 अगस्त 2023 से लिया गया था सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी 20 अगस्त 2023 से लिया गया है, 20 अगस्त 2023 से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है, और यहाँ पर ये कहता है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड of dimension 40 centimeter by 36 centimeter by x centimeter at rupees 20% 100 centimeter square is rupees 1032. What is the value of x? यानी विमाओं जो 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर और x वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को अगर रुपीज़ 20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत अगर 1032 रुपये है तो x का मान बता दीजिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, हाइट दिया, किसका क्यूबॉइड का, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इट मीन्स जो टीएस से ऑफ क्यूबॉइड होता है, टीएस टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड होता है वो कितना होता है, वो होता है 2LB, ठीक है, प्लस BH प्लस HL होता है, ये होता है, ठीक है। अगर हम इस टोटल सरफेस एरिया में मल्टीप्लाई कर दें किसकी 20/100 की, तो ये टोटल क्वेश्चन यानी कि 1032 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन का मेन पॉइंट है,
ठीक है, क्योंकि इसने दिया है कि 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत आ गई कितनी, इट मीन्स 1032 रुपये। तो सीधी सीधी लागत भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 गुना डी से क्या बनेगा, एल बी से बनेगा, एल का मतलब कितना 40 और गुना 36 से बनेगा। चलिए प्लस बी एच की बात करता है तो कितना हो जाएगा 36 एक्स हो जाएगा, एच एल की बात करेगा तो 40 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में देखो 20 पंजा 100 होता है। ठीक है, 5 की उधर मल्टीप्लाई चलेगी, 1032 में 5 की मल्टीप्लाई चलेगी उधर अभी। ठीक है, अच्छा चाहे तो 2 का डिवाइड भी ले जाएंगे, यानी इस 2 को यहाँ से हटा दीजिए, इस 2 को इधर डिवाइड में ले जाइए, अभी खत्म हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा इस 2 से इसको काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 2 से 5 1 2 516 गुना 5 आ गया। चलिएगा इसको देख लेते हैं कितना निकल के आता है, यानी कि 36 की और 40 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 36 और 40 1440 होता है, 1440 होता है। ठीक है, ये आ गया प्लस ऑफ ये 36 एक्स हैं 70 सॉरी मतलब ये हम 36 एक्स हैं 40 एक्स है हमारे पास, तो ये कितने बनेंगे 76 एक्स हो गए, 76 एक्स हो गए इज इक्वल टू 516 की 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 516 और 5 कितना बन गया 0 बन गया। ठीक है, 8 बन गया और 5 5 25 बन गया, 2580 निकल के आ गया। ठीक है, हमें क्या करना 76 जो एक्स है हमारा वो हमें 2580 में से आपको कितना है 1440 माइनस कर देंगे। जैसे आप 1440 माइनस करेंगे तो आंसर बन जाएगा 1140 आपका। ठीक है, 76 एक्स के बराबर आ गया 1140। तो हमें क्या निकालना, 76 एक्स जो है वो हमारा 1140 के बराबर है। हमें तो क्या निकालना है यहाँ से एक्स निकालना है, एक्स के ना 1140 को कितना कर देंगे 76 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अच्छा तो छोटा छोटा काट लीजिए, जैसे 2 से 3 बार काटा, 2 से 8 बार काटा। ठीक है, 2 से काटा, 2 से कट जाएगा ना, 2 से 5 बार, 2 से 14 0 बार है, 2 से काटा 19 बार काट लीजिए, 2 से 2 दूना 4, 2 टे 16, 2 5 10, तो कितना हो गया एक्स का आंसर बन गया 285 बटा कितना बन गया 19 आ गया। ये आंसर अभी तक एक्स का प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 19 से इसको डिवाइड करें तो 19 से वैसे तो 19 से 1 बार काटेंगे और 19 5 बार कट जाएगा, तो x का आंसर कितना आ गया 15 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 15, x का मान पूछ रहा था 15 आ गया। 15 कहाँ चला गया बी पार्ट के साथ चला गया, बी क्या बन गया आपका राइट आंसर बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल नीचे स्क्रॉलिंग पे चल भी रहा है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा बहनों भाइयों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन अगले वाला क्वेश्चन जो है 13वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 से लिया हमने CTET के मैथ्स पेपर 2 से। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें आपको बिल्कुल वेल एंड गुड क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। यानी इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन पीछे ही पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी इनकी बहुत संभावना है आने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहता है क्वेश्चन में एक ट्राइंगल हमारे पास में नहीं, एक रोम्बस है ABCD। ABCD एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, जिसमें एंगल जो ADB है वो 25 डिग्री है, और आपको जो फाइंड करना है वो दुगुना ऑफ एंगल BAD माइनस ऑफ एंगल ABC फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ADB यानी ये एंगल जो है वो कितने का 25 डिग्री का है, क्योंकि रोम्बस है तो सभी साइडें आपस में बराबर हैं। तो अगर हम ABD की बात करें तो ये दोनों एंगल यानी दोनों जो साइडें बराबर हैं तो ये दोनों बेस एंगल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाए, ये 25 से हो, ये 25 का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिगर के अकॉर्डिंग बात हुई तो दोनों 25 हो गई, तो ये ऐसे एंगल को निकाल लो। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इन ट्राइंगल अगर आप ADB की बात करते हैं, इसको मान लिया ये x है तो कितना हो गया x प्लस ये 25 और दूसरा भी 25 और इजिकल टू 180 डिग्री हो जाता है। तो x की वैल्यू हो गई 180 में से 50 माइनस हो गया तो ये आ गया 130 डिग्री का। तो x का आंसर आपका 130 डिग्री का आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि भाई ये एंगल निकल गया, ये आ गया 130 डिग्री का, जिसका नाम है इट मीन्स कौन सा BAD, यानी ये एंगल आपने निकाल लिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको ABC को देखना है। ABC ये वाला, ये पूरा एंगल, इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं।
भाई ये तो 25 निकल गया। अब देखो ये लाइन जो है, ये जो BD लाइन है वो ऐसे, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल कितने हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको अगर y मान लेते तो ये क्या होगा, नाउ हमारे पास में y इज इक्वल टू 25 डिग्री बिकॉज दैट ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों बराबर हो गए। तो एंगल ABC कितने का आ गया, एंगल ABC भाई 25 तो ये था और y और निकाल लिया हमने 25, तो कितना बन गया, एंगल ABC आ गया 50 डिग्री का। यहाँ तक भी फाइंड बात समझ आ गई। हमें जो फाइंड करना है वो क्या पढ़ना है, दुगना ऑफ एंगल BAD में से आप एंगल ABC फाइंड करना चाह रहे थे, तो दुगना ऑफ 130 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दिया आपने, तो 200 कितना हो गया, 13 26, 260 में से 50 माइनस करेंगे तो आंसर 210 डिग्री आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। 210 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ? इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में और ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन भी 20 अगस्त 2023 से लिया गया है। ये कहता है x को कहा जाए √198 मल्टीप्लाई बाई √550 और y को कहा जाए √99 और मल्टीप्लाई √363, तो आपको 1/x + 1/y निकालना है। 1/x + 1/y निकालना है। छोटे छोटे पार्ट हैं, देखिएगा अगर 198 यहाँ दिखा रखा है, इनके छोटे छोटे अगर फैक्टर कर ले जाएं, 2 से जैसे इसको काट लें तो ये 99 बार और 3 से काट लें तो ये कितना 3 3 जा और फिर 3 से काटें तो ये 11 बार और 11 से काटें तो ये 1 बार, यानी इसका फैक्टर तो हो गया ये वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर 550 आपको दे रखा है यहाँ पर, 550 का फैक्टर करते हैं, जैसे 2 से आपने इसको 550 को काटा तो कितना बन गया 275 बन गया। अब ये कितना हमारे पास में 5 से कट गया, ठीक है 5 बार और ये 5 से कट गया 11 बार और ये 11 से कट गया 1 बार। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर हम सोल्व कर रहे हैं x की वैल्यू को, अगर हम x की वैल्यू को सोल्व कर रहे हैं भाई, x बराबर जो है अंडर रूट में हमने लिख दिया पूरे को एक साथ में, भाई हमारे पास कितना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 है। ये तो वैल्यू बनी किसकी 198 की। मल्टीप्लाई में ये वैल्यू बोली 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11, ये वैल्यू बन गई 550। तो इसका रूट बाहर निकालेंगे तो x का आंसर क्या निकलेगा, देखो 2 पेयर बन गए, 2 में से एक पेयर बाहर निकल गया, 2 बन गया। ये 3 का पेयर है ना, ये 3 बाहर निकल गया। ये 5 का पेयर है, ये 5 बाहर निकल गया और ये 11 का पेयर है तो 11 बाहर निकल गया। तो क्या कितना बन गया हमारे पास में भाई 2 से 6 5 30 और मैं 11 की मल्टीप्लाई करेगी तो x का आंसर 330 बन गया। यहाँ तक बात समझिए, x का आंसर तो हमने निकाल दिया। अब y की बात करते हैं। y का मतलब क्यूब रूट में दिखा रखा है, क्यूब रूट में क्या है 99 है और मल्टीप्लाई में हम इसको 363 ऐसे लिख सकते हैं, एक साथ लिख दें सारों को। अब 99 की अगर बात करते हैं, 99 को हमने क्यूब रूट सॉल्व कर रहे हैं इसका, तो 3 से काटे 3 से 33 बार और 3 से काटेंगे तो 11 बार, ठीक है, और 11 से काटेंगे तो 1 बार। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब 363 की बात करते हैं, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करेंगे भाई 3 से काट लीजिए इसको, 121 बार कटेगा, फिर 11 से काटेंगे तो 11 बार कटेगा और 11 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो ये कुछ फैक्टर आ गए y के लिए। भाई क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, क्यूब रूट में कितना बना भाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 तो इसका बन गया, इसका 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 इसका बन गया। तो 3 में से 1 बाहर निकल गया 3 का और 11 3 बार है 11 तो इसमें से 1 बाहर निकल गया, तो ये y का आंसर कितना आ गया 33 आ गया। यहाँ तक बात समझ में। हमें जो फाइंड करना है, हमें तो फाइंड करना है जी 1/x + 1/y, बताइए क्या होगा। तो 1/x का मतलब तो क्या निकला 330 निकला, ठीक है, और प्लस 1/y मतलब 33 निकला। ऐसे इसका एलसीएम ले लीजिएगा, कितना बन जाएगा 330 ही बचेगा। 330 की 1 बार कटेंगे 1 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 333 10 बार आएगा, ऊपर 10 हो गया, कितना बन गया हमारा 11/330 बन गया। अब 11 ने 1 बार और 11 ने इसको 30 बार काटे, 1/30 आंसर बना।
अब 1/30 का मतलब क्या है भाई, 1 को 30 से डिवाइड करें तो कितना 0 पॉइंट, फिर 0 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, अभी 0.030303 आता ही रहेगा, तो 0.03 बार लिख देंगे इस पर। क्या लगा देंगे, इस पर बार लगा देंगे, तो 0.03 बार आपका राइट आंसर बन गया, और ये चला गया बी पार्ट के साथ में, तो बी इज योर राइट आंसर बन। क्लियर हुआ, सभी बहनों भाइयों को क्लियर हो गया होगा कि ये आपका 0.03 बार आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन याद करें। क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 से लिया गया है, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है हमारे पास में किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 840 रुपये है। एक दुकानदार उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर भी उसे 19% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए क्या था। देखिए, एक बहुत ही अच्छा सा आपको फॉर्मूला बताएंगे इसके लिए। अंकित मूल्य जिसकी बात कर रहा है, यानी कि एक तरह से मार्केट प्राइस होता है। अंकित मूल्य मतलब MP यानी मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस होगा, क्रय मूल्य का तो कॉस्ट प्राइस होगा, हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस होता है हमारे पास में। चलिएगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला, शॉर्टकट है कि भाई मार्केट प्राइस को अगर आप क्या कर दीजिए, एक तरह से कॉस्ट प्राइस से डिवाइड, शॉर्ट ट्रिक मानिए एक तरह से बहुत ही अच्छी है कि मार्केट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू कितना होता है कि 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ आपको, कितना आपको प्रॉफिट हुआ उसका परसेंटेज क्या था, अपॉन क्या कर दीजिए कि 100 में से कितना डिस्काउंट दिया आपने, कितना डिस्काउंट परसेंट आपका था, उसे आप माइनस कर दिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। MP से मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य से है, जो कितना दिखा रखा 840 रुपये दिखा रखा है, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस जो आपको निकालना है, इज इक्वल टू 100 में प्लस कर दिया क्या प्रॉफिट परसेंटेज, कितने का निकला 19% का प्रॉफिट परसेंटेज था, अपॉन ऑफ 100 में से क्या कर दिया डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर दिया, डिस्काउंट कितने करना 15% की छूट है आपकी, तो 15 आपने माइनस कर दिया, क्या बना 840 बटे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बन गया 119, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया ये, और नीचे हो गया 85 क्या कर दी, हमें क्या निकालना, हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस के लिए क्या आ गया 840 का 85 में मल्टीप्लाई करके और 119 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 884 का 85 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 7140 आएगा, एक जीरो और लगा देना, तो 7140 बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 119 कर दीजिएगा, और 119 से काटेंगे इसको तो 714 जो है वो 6 बार कट जाता है, 600 बन गया, तो कॉस्ट प्राइस जो कितना आ गया वो 600 निकल के आ जाता है। क्लियर, आंसर बन गया, आंसर बन गया ₹600 जो चला गया आपका ए पार्ट के साथ में, और ए आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को बहनों भाइयों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 31 जनवरी 2021 में पूछा गया है CTET के मैथ्स पेपर 2 में। क्वेश्चन ये था कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 322 है, तो आपको वन ऑफ द वैल्यू फाइंड करनी है कि x माइनस 1/x क्या होगा। देखिएगा गिवन में तो जो है वो दे ही रखा है कि भाई x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 322 होता है, दे रखा है। वी नो, हम जानते हैं, वी नो आप जानते हैं फॉर्मूला होता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को के होल स्क्वायर को अगर आप खोलने लगें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a का स्क्वायर होता है, प्लस ऑफ b का स्क्वायर होता है, प्लस ऑफ 2ab होता है। एल्जेब्रिक इस फॉर्मूले का यूज करते हुए क्या बनेगा x की पावर 4 बनेगा, ठीक है, प्लस 1/x की पावर 4 बनेगा, और प्लस जब आप 2ab करेंगे तो x स्क्वायर कट जाएंगे, ओनली 2 बचेगा।
समझ में आ गया? चलिएगा, अब यहाँ पर जो वैल्यू हमें पता है वो पता है कि भाई इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू है 322, यानी इसकी जगह आप 322 रख सकते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर करें तो ये 322 प्लस 2 बन गया, जो कि 324 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकालना है तो अंडर द रूट ऑफ 324 करना पड़ेगा, जिसका अगर रूट निकालें तो ये 18 का स्क्वायर हुआ करता है, तो 18 आंसर निकल गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमें 18 आ जाता है। ठीक है, चलिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि अगर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करें तो क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर होता है प्लस 1/x स्क्वायर होता है और माइनस 2ab से ओनली 2 रह जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें ऊपर से पता है कि इसकी जगह हम 18 रख सकते हैं, माइनस 2 कर दें तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 16 में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किसके इक्वल चल रहा है, x माइनस 1/x के स्क्वायर के इक्वल चल रहा है। हमें चाहिए x माइनस 1/x चाहिए, दैट इज अंडर रूट 16। ठीक है, क्या बन गया, अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। तो अंडर रूट 16 क्या बन गया, ये 4 के बराबर हो गया। तो आंसर मिल गया कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो D इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 88 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इन लीटर, दैट इज इन लीटर इफ यू पाई इज 22/7। तो 88 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की धारिता निकालिए, लेकिन किस में निकालनी है, लीटर में निकालनी है, जब पाई को 22/7 आप रखें। तो ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इसको बेलन में कन्वर्ट किया, जो नीचे का बेस था, ठीक है, वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो गया, और जो ये हमारे पास में क्या थी, इट मीन्स ब्रेथ थी, ये लेंथ थी उस समय, ठीक है, ये ब्रेथ थी उस समय, ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में कन्वर्ट हो गई, ये पैरामीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कुछ चीज़ें हमने लिख रखी हैं, जैसे 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, इसका अभी हम यूज करेंगे, थोड़ी देर में इसको भी बताएंगे, चलिएगा। अच्छा, इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास में जो बेलन निकला है, सिलेंडर जो निकला है, ठीक है, बेलन की जो परिधि होती है, क्या होती है, परिधि होती है, बेलन की परिधि जो है, यानी कि ये जो हमारा सिलेंडर निकला है, इसका जो नीचे का सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा, 2πr होता है। इंग्लिश मीडियम से बच्चे हों, CBSE बोर्ड के हों, चाहे हिंदी मीडियम के मेरे साथी हों, ठीक है, सभी को दोनों तरह से दोनों लैंग्वेज में बताने की पूरी कोशिश करते हैं हर फॉर्मूले को। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, कुछ हिंदी मीडियम के भी मेरे साथी साथ में जुड़े हुए होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम के भी। जैसे बेलन की परिधि है तो सरकमफेरेंस ऑफ हमारे पास में ये जो सिलेंडर है, ये इस प्रकार से भी हम इसको इंडिकेट करते रहेंगे, तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेलन की परिधि है, 2πr हमारे पास में है। अच्छा, इसके क्या 2πr किसके इक्वल है, 88 के इक्वल, क्योंकि 88 वाला पार्ट जो है वही कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स तो 2πr 88 बन गया। चलिएगा, हमें तो रेडियस निकालना है, तो कितना हो गया, 88/2π, पाई मतलब 22 कितना हो गया, 7 बन गया। ठीक है, 22 से काट लिया, 22 चौक 88 होता है। ठीक है, 7 चौक कितना होता है, 28, 28/2 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो ये 14 सेंटीमीटर का निकल गया, बन गया, रेडियस बन गया ये कितना, 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, रेडियस बन गया। हमें क्या चाहिए, हमें इस बेलन का आयतन चाहिए, इस बेलन का आयतन चाहिए। आयतन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए, हमें वॉल्यूम सिलेंडर चाहिए। जो फॉर्मूला होता है πr² h होता है, पाई जो कि 22/7 होता है,
आर की वैल्यू जो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 बनी है, एच जो क्वेश्चन में दिखा रखी है भाई 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर बन जाएगा। 7 से काट दिया, 7 दूना 14 होता है, ठीक है, 22 दूना 44 होता है, गुना 14 कर दें, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें, इतने सेंटीमीटर क्यूब। और जो 44 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 44 और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा, 616 होता है, और 616 में एक जीरो बढ़ जाएगी तो 6160 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। लेकिन हमें तो आंसर लीटर में चाहिए। देखिए 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो आपको क्या करना है कि 6160 को आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आंसर 6.16 लीटर आपका आंसर बन जाना था, बस यही बात थी, और आंसर आपका डी पार्ट पे पहुंच गया। 6.16 इज योर राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ? ये छोटा सा क्वेश्चन आया था लेकिन बहुत ही अच्छा था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन 18 कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास दिखा रखा है। व्हाट इज इट्स लेटरल सरफेस एरिया? इन किसी घन का आयतन अगर 2197 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए जो हमारे पास घन का आयतन होता है, अगर घन के आयतन की बात करें यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें, एक तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वो ए का क्यूब होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए का क्यूब जो है वो 2197 दे रखा है, यानी अगर ए निकालें तो हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा किसका? 2197 का। ये जो होता है, ये जो 2197 होता है ये 13 का क्यूब होता है। 13/13/13 करें तो 2197 निकल आता है। इसका मतलब जो साइड हमारे पास में है वो कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर आ गई, यानी घन की साइड आपने निकाल ली। ठीक है, अच्छा इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, अगर हम इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो वो होता है 4a²। लेटरल होता है 4a², टोटल होता है 6a²। ठीक है, तो 4a² की बात घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कहेंगे, तो ये कितना है? 4 इंटू ए साइड कितनी है? 13 की पावर 2, यानी कि 4 में 169 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 नंबर 36 हो गया, 6 आ गया, ठीक है 7 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये क्या बन गया? आंसर बन जाता है। क्लियर? 676 चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो? 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये कहता है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 893304 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न में से कौन सी होगी? क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 से लिया गया। देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन में जो डिजिट दिखा रखी है वो है 893304। 893304। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यानी जो हमें डिजिट दिखा रखी है इस डिजिट को हम क्या करेंगे? इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इस नंबर का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। दैट इज इसका हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिएगा क्या कैसे निकलेगा हमारे पास, कैसे निकलेगा इस नंबर का स्क्वायर रूट। चलेगा, हाँ ठीक है, पेड़ बना लेते हैं, ठीक है, पेड़ बना लीजिए। फर्स्ट टाइम पेड़ बना लीजिए इसके, ठीक है, इसके पेड़ बना लीजिए। पेड़ बनाएंगे भाई हम, चलिएगा। देखो थोड़ा सा ऊपर को लिख लेते हैं इसको, यहाँ निकालेंगे ऐसे करके। ठीक है, एक पेड़ बन गया, 2 पेड़ बन गया, 3 पेड़ बन गया। ठीक, अच्छा जब 9 से चलेगा भाई 9 9 जा क्या होता है? 81 होता है। चलिएगा माइनस करेंगे तो आप 8 बचेगा। आपने अगला पेड़ 3 3 ऐसे नीचे उतार लिया।
9 में 9 को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ 18 बन जाएगा। 9 में ये 9 जोड़ देंगे ऐसे तो ये क्या 18 बन जाएगा। अच्छा 18 चलाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, देखो ये डिजिट अगर छिपा लें 3 तो 83 में 18 का डिवाइड करें, हाँ 18 चौक 72 यानी 4 बार चल सकता है, तो 4 बार चलेगा। तो 184 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना बन गया 4 चौक 16, ठीक है 3 आ जाएगा और यहाँ से कितना 7 आ जाएगा। चलिएगा इसमें से माइनस करते हैं, कितना बचा 7 बचा और 9 बचा, क्या उतार दिया 04 आपने उतार लिया ऐसे। क्या किया आपने, अभी जो 4 चलाया था वो आपने यहाँ पे जोड़ दिया, कितना बन गया 188 बन गया। ठीक है, नॉर्मल सी बात कर लें भाई 18 पंजे 90 होता है तो 5 बार चला सकते हैं, तो 5 बार इसमें वैल्यू को चला देंगे। 5 से काटेंगे तो ये 5 के मल्टीप्लाई 25 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये 4 आ जाएगा और फिर ये 9 का 9 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसको चला रहे हैं तो हमारे पास क्या बना 14 में से 5 गया 9 बचा, ठीक है, यहाँ कितना रहेगा 9 में से 2 गया 7 बचा और यहाँ कितना रह गया हमारे पास में 2 बचा 279। इसके आगे ना तो पेड़ उतारने के लिए है और ना सॉल्व करने के लिए, यानी कि अगर 279 इस नंबर में से जो नंबर आपके पास है 8933304 इसमें 279 नंबर ना होता, क्या होता 279 नंबर ना होता तो क्या होता, नंबर क्या होता 5 होता, 2 होता, ठीक है, 0 होता, ठीक है, 3 होता, ठीक है, और 8 होता, 9 होता और 8 होता, यानी 893025 नंबर होता, यानी 893025। अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते तो वो नंबर 945 निकल के आ जाता, पूर्ण रूप से इसका स्क्वायर रूट निकल आता। लेकिन 279 इसमें से घटा देने पर ही ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी 279 चला गया ए पार्ट के साथ में, 279 नंबर को अगर घटा दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये कहता है The ratio of the exterior angle and the interior angle of a regular polygon is 1:4. The number of sides of a polygon is, यानी किसी समबहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 से लिया गया। देखिएगा फॉर्मूले क्या होते हैं उस पर आप नज़र डाल लेते हैं। समबहुभुज का प्रत्येक कोण कैसे निकालते हैं। ये जो समबहुभुज होता है, समबहुभुज का जो हमारे पास में प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 360/n, इससे निकालते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में कहें कि जो समबहुभुज होता है, समबहुभुज का अगर हम प्रत्येक जो है कोण से मतलब बाह्य कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण जो होगा ये एक तरह से कौन सा होगा बाह्य कोण होगा। ये एक तरह से हमारा बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है। क्या देखेंगे बाह्य कोण की बात, बाहर के कोण की बात कर रहा है, बाह्य कोण की बात करेगा तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। अगर हम समबहुभुज का प्रत्येक क्या करें, प्रत्येक अंतः कोण की बात करें, अंतः कोण की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2n-4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 90 और अपॉन n, ये होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका अनुपात क्या कहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका अनुपात 1:4 है, यानी कि 360/n और अपॉन कितना 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 और अपॉन n, ये पूरा। ठीक है, इसका जो अनुपात है वो 1:4 है, 1/4 है, तो n से तो n कट गया, क्या बचा 360 बटे कितना बचा 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 इजकल टू 1/4, ये बचा 9 चौक 36, 4 बार कट गया, 4 चौक 16, यानी 2n-4 बराबर 16 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया, 16, इसको 16 लिखेंगे। 2n-4 इजकल टू क्या निकल के आ गया, दैट इज 16 निकल के आ गया। और हमें क्या निकालना, हमें तो
भुजाओं की संख्या निकालें, n निकालनी है हमें तो कितना हो जाएगा कि भाई 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 + 4 इजिकल टू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। n की वैल्यू निकालेंगे तो 20/10 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 ढाई 20 होता है, दैट इज़ 10। n की वैल्यू 10 निकल के आ गई, यानी कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं 10 भुजाएं हैं, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, वो 10 हो गई। आंसर आपका निकल गया बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या 10। डी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 21वां क्वेश्चन कहता है कि किसी समलंब का क्षेत्रफल जो है वो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी दोनों असमांतर भुजाओं की लंबाई कितनी 17 सेंटीमीटर है और 23 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी दिखा रखी है 16 सेंटीमीटर है। समलंब का परिमाप बताइए। देखिएगा, अगर हम ये कहें कि भैया हमारे पास में ये तो ए साइड हो गई और ये हमारे पास बी साइड हो गई, तो ए और बी को प्लस कर दे, 17 और 23 को प्लस कर दे, तो सारा परिमाप निकल आएगा है। ये दिखा रखी इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो मेन पॉइंट तो ए प्लस बी को निकालना है, परिमाप निकल आएगा। चलिएगा सोल्व करते हैं। देखो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें तो जो समलंब का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम जो ए प्लस बी है और उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई ये 512 है, ये 512 है इजकल टू 1/2, ये क्या बन गया a प्लस बी बन गया, और मल्टीप्लाई बाई h जो है क्या दिखा रखी है 16 सेंटीमीटर दिखा रखी है। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 8 16 होता है, 8 का उधर डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी का आंसर 512 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझने में 512 बटे 8 हो जाएगा। 8 से काट लीजिए कितना होता है 8 सिंग 48 और 8 चौक 32, तो a प्लस बी का आंसर 64 निकल के आ गया, 64 फाइंड हो गया पहला मान लो। हमें क्या चाहिए, हमें समलंब का परिमाप चाहिए, पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए समलंब ABCD का क्या चाहिए, हमें परिमाप चाहिए। परिमाप कैसे निकलेगा भैया, a प्लस बी जो आया हुआ है इसमें 17 और 23 और जोड़ दो, a प्लस बी क्या निकला 64 निकला, 64 निकला, इसमें 17 और 23 और जोड़ देंगे, इतने सेंटीमीटर आपका परिमाप निकल आएगा। जोड़ लीजिए 104 आंसर निकल आएगा, 104 सेंटीमीटर आपका परिमाप बन गया, यही आपका आंसर था। 104 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पढ़ा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर हमें जो है प्रोत्साहित कीजिएगा, और अपने भाइयों बहनों में शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त। वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको जो पढ़ा गया वो आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ 22 कहता है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है जहां पर DB को E तक बढ़ाया जाता है। यदि AB इजिकल टू AD, एंगल ABE 120 डिग्री, एंगल BCA 25 डिग्री, तो एंगल आपको CDA का मान कितना होगा ये बताना है। देखिए हमारे पास एक थ्योरम होती है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, उसके दो अतिरिक्त विपरीत कोणों यानी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है, जिसे त्रिभुज का बाह्य कोण प्रमेय यानी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कहते हैं। क्वेश्चन में दिखा रखा है कि भाई हमारा ये जो साइड है AD साइड जो है वो AB साइड के बराबर है। त्रिभुज ABC की बात करता है, ABC की बात कर रहा है, इसमें AD लाइन यहाँ पर है, उसने इस AD बराबर AB है और इसको E तक बढ़ा गया है। तो यहाँ से अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल 60 का है तो ये भी 60 का हुआ। ये तो बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलिएगा क्वेश्चन में, हाँ ये कहते हैं कि जो
ए बी ई है वो 120 का, ये वाला कितना है, वो 120 का है। ठीक है, देखो 120 का है तो 120 से हमने ये 60 निकाल लेंगे। 120 से अगर ये x होगा तो ये 60 निकल के आ जाएगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 निकल के आ जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर। ठीक है, ये कितना है, ये 25 का दिखा रखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें CAD चाहिए, CAD यानी इसको तो ये चाहिए, ये क्या होगा, थीटा एंगल जो है माना हुआ है इसको थीटा चाहिए। सीधी बात है कि भाई एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के योग के बराबर होता है। ये जो 60 डिग्री होगा ये 25 प्लस थीटा होगा, क्या होगा, 25 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ तो पहले निकाल लेते हैं इसको, क्या निकल के आएगा एक्चुअल में, इसको निकाल लेते हैं। थीटा कैसे निकलेगा, तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा भाई। 120 को अगर हम इसको x मान लेते हैं तो 120 प्लस x क्या हो जाता है, 180 होता है। x का आंसर कितना निकल आता है, 60 डिग्री निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया। अब इन ट्राइंगल दो बात कहनी है, इन ट्राइंगल ACD में क्या होगा, ये जो 60 डिग्री है, ये जो 60 डिग्री हमारे पास में दिखा रखा है, यानी 60 डिग्री एंगल जो है, यानी कि एंगल अगर हम ADB की बात करें वो इज इक्वल टू होगा कितना, 25 डिग्री प्लस एंगल कौन सा जो पूछा गया, CAD के बराबर। अभी तो 60 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 25 डिग्री प्लस ऑफ एंगल कितना, CAD के बराबर होगा। अब हमें तो एंगल CAD निकालना भी है, CAD निकालना तो 60 में से 25 घटा देना, 60 में से 25 घटाओगे तो 35 डिग्री आंसर आ जाएगा। बस खत्म हुआ क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन पूछा गया था 31 दिसंबर 2021 में और क्वेश्चन का आंसर चला गया था बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, बस थ्योरम प्रॉपर्टी लगानी थी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, जबकि पाई को 3.14 लेना। आधार की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन निकालना, लेकिन पाई को 3.14 रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा चलिएगा सोल्व करते हैं जी। कैसे सोल्व करेंगे, देखो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, CSF जो सिलेंडर हमारे पास होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जो बात करते हैं, यानी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 2πRh होता है 2πRh। तो 2 गुना पाई का मतलब 3.14 रखेंगे। ठीक है, रेडियस हमारे पास में इट मीन्स 3 है, हाइट का भी पता नहीं है, इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। यहाँ से आपको मेन पॉइंट हाइट निकालने का है, तो 94.2 को डिवाइड कर देंगे 2 गुना 3.14 और मल्टीप्लाई बाई 3 से। अगर इस पॉइंट को हटा दें तो ऊपर 100 हो जाएगा, इसको हटा लें तो एक 0 कट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये 314 जो है वो इसको सीधा सीधा 3 बार काट देगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 10/2, 10 इसको 5 बार काट देगा, आंसर आ गया 5, यानी हाइट की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में। हमें चाहिए बेलन का आयतन चाहिए, वॉल्यूम सिलेंडर चाहिए। बेलन का क्या चाहिए, हमें आयतन चाहिए। बेलन का आयतन होता है πr² होता है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकल आएगा। पाई का आंसर सीधा सीधा 3.14, रेडियस जो भी दिखा रखिए 3 गुना 3 हो जाएगी, h निकल के आ गया 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 9×5 45 होता है, 3.14 में 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर 141.3 आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज योर राइट आंसर। 141.3 चला जाएगा ए पार्ट के साथ में और ए बन जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन 7 जुलाई 2019 से लिया गया था। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है। 24वां क्वेश्चन कहता है
कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो। निम्न आंकड़ों के मध्यक, बहुलक और परिसर का भी माध्य निकालिएगा। आंकड़े कुछ इस प्रकार से दिखा रखे हैं। इन आंकड़ों को सबसे पहले आपको व्यवस्थित करना होगा, यानी इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आंकड़े दिखा रखे हैं, आंकड़ों का आपको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम लिखना है। क्या होगा आरोही क्रम आपका? देख, सबसे छोटा इसमें 0 दिखा रखा है, 0 दिखा रखा है, 0 है। उसके बाद बड़ा कितना है? 8 है भाई। इसके बाद बड़ा 8 है, फिर उसके बाद बड़ा 9 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 11 आएगा, यहाँ पर है 11, और कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो 11 2 बार आएगा। ठीक है, उसके बाद में 11 के बाद कौन आएगा भाई? 11 के बाद में 17 है, 18 है, 11 के 17 भी है, 18 है, और कौन सा आएगा? 18 के बाद में आपका कौन है? 20 है, 20 है, 20 आपका हो गया। ठीक है, 20 के बाद में कौन आएगा भाई? 20 के बाद में हमारे पास कितना दिखा रखा? 24 दिखा रखा, ये रहा 24 है। ठीक है, उसके बाद 25 है, 25 है, एक बार और 25 है। ठीक है, 25 यहाँ पर 1 2 और 3 बार दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में कौन है? 25 के बाद 25 से बड़ा कौन है? 25 से बड़ा 29 है, 29 है। 29 से बड़ा देखें तो 30 है, ये ना 30 यहाँ पर भी है, 30 यहाँ पर भी है, तो 30 2 बार आ गया। उसके बाद में 30 से बड़ा कौन है? 30 से बड़ा तो 44 और फिर 50, 44 और फिर 50। काउंटिंग करें नंबर्स की तो हमारे पास में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एन का आंसर आ गया 17। दैट इज कैसी टर्म हो गई? ओड टर्म हो गई। मीडियन निकालना आसान हो गया। क्या हो गया? मीडियन के लिए सीधा n + 1/2th टर्म से ही बात बन जाएगी। n क्या? 17 + 1 18/2 कितना हो गया? दैट इज 9th टर्म। देख लो, मीडियन निकल गया। 9th टर्म कौन सी होगी हमारे पास में? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रही 24 आ गई। मोड निकालो। मोड क्या कहता है? सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ? सबसे ज़्यादा बार तो 25 आया हुआ, 3 बार आया ना, 25 हो गया। रेंज निकालो, परिसर निकालो। रेंज का मतलब परिसर क्या होगा? सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? सबसे हाईएस्ट नंबर है 50। सबसे छोटा नंबर कौन है? 0। दैट इज रेंज हो गई 50। हाईएस्ट नंबर में से लोएस्ट नंबर निकाल दीजिए तो आपकी रेंज निकल आएगी। मीन निकल गया, मोड निकल गया, मीडियन निकल गया, सॉरी मीडियन निकल गया, मोड निकल गया, रेंज निकल गया। आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है इनका। तो सबको क्या कर दिए? जोड़ दीजिए, और जोड़ के 3 से डिवाइड कर दीजिए। मीडियन आया 24 का, मोड आया 25 का, और रेंज आया 50 का। डिवाइड बाई क्या कर दिया? 3 का। तीनों को जोड़ दिया, आंसर बन गया 99। डिवाइड बाई कर गया 3 से काट दिया 33 बार, तो मीन निकल के आ गया। मीन ऑफ डाटा इज इक्वल टू 33। दैट इज योर आंसर। 33 मीन ऑफ डाटा हो गया। दैट इज आंसर इज बी इज योर राइट आंसर बन गया। 33 इज योर राइट आंसर। दैट्स वन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से बताया गया। ये क्वेश्चन 8 दिसंबर 2019 से लिया गया है CTET के मैथ्स पेपर 2। 25वां क्वेश्चन है। ये कहता है इस सम ऑफ रुपीज 1710 1710 रुपये इज डिवाइडेड इन ABC सच दैट 4 टाइम्स ऑफ A 6 टाइम्स ऑफ B 9 टाइम्स ऑफ C आर इक्वल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड C? ये 1710 की एक राशि है जिसको ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना अगर बराबर हैं तो A और C में क्या अंतर होगा? ठीक है, अब इसकी राशि को मान लेते हैं। भाई मान लिया हमने, मान लिया कि A के पास जो राशि है, मान लिया A की जो राशि प्राप्त हुई है वो कितनी है? 4x है। ऐसे ही B की राशि मिल गई। B को कितनी राशि प्राप्त हुई? उसका 6 गुना है, तो 6 से हुई। ऐसे ही C की राशि की बात करें तो जो C की राशि बनेगी वो हमारी कितने बनेगी? 9x बनेगी।
टोटल कितना बन गया, टोटल कितना भाई 4x प्लस 6x प्लस 9x, ये टोटल किसके इक्वल है, 1710 के इक्वल है। सबको जोड़ दिया, क्या बन गया 19x बन गया। हमें क्या निकालना, x निकालना, 1710 डिवाइड बाई 19, 19 नंबर 171। समझ गए यहां तक, कितना आ गया, $90 आ गया। ये वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू 90 आ गया। तो a का वैल्यू निकालें तो a का वैल्यू कितना था, 4x था, 4x यानी 4 गुना 90 करें तो a को मिला कितना 360। b का निकालें तो b को था 6x, 6 गुना 90 करेंगे 9 6 54 540। c को निकालेंगे, c को मिला था 9x, तो 9 गुना x कर दें, 9 9 81 810। हमें क्या चाहिए, हमें a और c में अंतर चाहिए, a और c में अंतर चाहिए हमें। तो a और c का अंतर का मतलब क्या है भाई, 810 में से हमें सीधा सीधा क्या कर दीजिए 360 माइनस चाहिए हमें। तो हो गया, कितना बना ₹450, ₹450 आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। कहाँ चला गया, ए पार्ट के साथ, ए बन गया आपका राइट। क्लियर हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन कहा जाता है, ये क्वेश्चन 9 दिसंबर 2018 से लिया गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, आप इसका सोल्व कर दीजिए। इसको कितना 784 है, 784 है। लॉग डिवीजन से सोल्व कीजिए, 2 से काटिए, 2 से 4 बार कटेगा, 3 बचेगा, 84 आएगा। ठीक है, 2 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस कर दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 32 होता है, 8 चला दीजिए। ठीक है, 8 8 कितना होता है 64 होता है, 4 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, कट गया पूरा पूरा। क्या बना आंसर 28। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितने होगी भाई, प्रत्येक जो पंक्ति मिलेगी, प्रत्येक पंक्ति में जो पौधों की संख्या होगी, पौधों की जो संख्या होगी उसका आंसर निकल के आ गया, वो होगी 28। कहाँ चला गया आंसर, बी पार्ट के साथ आंसर चला गया। बी 28 इज योर राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन लिया गया है 21 फरवरी 2016 के पेपर से लिया गया, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। चलिएगा, ये कहता है कि 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मान लिया ये छोटा त्रिभुज है, इसकी जो भुजाएं हैं वो हमने A मान लिया, क्योंकि समबाहु है तो सब बराबर होंगे। बड़े के लिए हमने इसको B मान लिया, ठीक है, क्योंकि समबाहु है तो सारी भुजाएं क्या होंगी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, पहला हमारे पास में ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, यानी ये हमारे पास में छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा समबाहु त्रिभुज है। दोनों की भुजाएं अलग अलग कर दी। पहले के लिए सारी भुजाएं A हैं, दूसरे के लिए सभी भुजाएं B। छोटे समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कैसे निकलेगा, क्योंकि इसने कहा है कि 63 दे रखा है, तो छोटे समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होता है भाई 3 गुना भुजा होता है। ये होता है जो दिखा रखा है
भुजा कितनी है मानी, ए मानी, तो 3a इजिकल टू कितना है 63 दिखा रखा है। ठीक है, तो ए का आंसर कितना है, इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, यानी जो ए है ये जो है ये 21 सेंटीमीटर का होगा। ये बात समझ में आ गई, तो ये भुजा जो है वो 21 सेंटीमीटर की हो जाएगी। चलिए, अगर हम इस छोटे त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो संभावित त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड की पावर 2, यानी कि √3/4 इंटू 21 की क्या कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये पहला पॉइंट मान लेते हैं, ये छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए, अब ये क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास में, अगर ऐसा है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16 अनुपात क्या है 9 है। तो भाई हमारे पास में जो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, और कौन सा होगा छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उनका जो अनुपात है वो 16 अनुपात 9 है। अगर हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, भाई हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, नाम चाहे तो हम इसको ले सकते थे, जैसे ये इसको हमने ABC नाम दे लेते, इसको हम DEF का नाम ले लेते, इस प्रकार से कोई भी नाम ले लेते, तो बड़ा त्रिभुज यानी कि DEF का क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते थे। इसका टू क्या होगा कि भाई हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो सीधे छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल को, छोटे त्रिभुज यानी कि जो हमने यहाँ पर अगर नाम ले दिया तो ABC लिख देते, ABC भी लिख सकते हैं ऐसे, इसका जो क्षेत्रफल हमारे पास में आएगा इसमें हमें 16/9 की मल्टीप्लाई कर देनी थी। इतनी तो बात थी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है भाई, हमारे पास में क्या होता है कि जो बड़ा त्रिभुज है ये वाला, इसका क्षेत्रफल वही होगा √3/4 इंटू साइड की पावर 2, साइड है हमारी b², ठीक है, इजकल टू छोटे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है भाई √3/4 है, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 21 की पावर 21 गुना 21 हो गया, और मल्टीप्लाई में 16/9 भी आ गया। ऐसे अगर हम यहाँ से सिर्फ b² निकालना चाहें, तो ये जो √3/4 ये बचा हुआ ना, और साथ में जो 21 मल्टीप्लाई बाई 21 बना हुआ है, और मल्टीप्लाई 16/9 बना हुआ है, इधर जाके उल्टा हो जाएगा 4/√3 और आ जाएगा ऐसे। तो भैया ये दोनों तो कट गए, ये भी कट गया। क्लियर, यहाँ तक पूरा कट जाता है। देखो 3 से 3 बार और 3 से 7 बार, फिर 3 से फिर काट लो, 3 से फिर 7 बार, ठीक है। देखो 7 गुना कितना आ गया भाई b² का वैल्यू आ गया भाई 7 गुना 16, और हमें अगर b चाहिए अकेला तो b का मतलब अंडर रूट कर देंगे, कितना 7 गुना 16 का अंडर रूट कर देंगे, तो 7 तो ये निकल के आ गया, 16 कितना निकल के 4 निकल के आ गया, 7 चौक कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या है, ये वो भुजा गई, बी का आंसर निकल के आ गया है, बड़े त्रिभुज की भुजा आ गई 28 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो बात समझिए। अब ये कहता है कि दोनों भुजाओं में अंतर कितना है, हमें क्या निकालना है, आंसर तो अंतर से निकलेगा। अंतर कितना निकलेगा भाई 28 में से हम 21 घटा देंगे तभी तो अंतर निकलेगा। कितना निकला 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो एक्चुअल में आंसर क्या है, आंसर है 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, आंसर एक्चुअल है 7 सेंटीमीटर। हमें भुजाओं का अंतर चाहिए था, अंतर निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर, चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये कहता है कि क्वेश्चन जो है 22 फरवरी 2015 से लिया गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। देखिए 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य जो है 9680 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। ठीक है, समय हमारे पास में हाँ क्या दिखा रखा, 2 वर्ष दिखा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला जानते हैं। देखिए हमारे पास में जो मूल्य की बात कर रहा है, अमाउंट जो इन्होंने दे रखा है वो 9680,
ठीक है। रेट जो है वो कितनी है, 12% की दिखा रखी है, और जो समय है वो 2 वर्ष दिखा रखा है। समय कितना दिखा रखा है, 2 वर्ष दिखा रखा है। हमें जो है प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य कितना है ये नहीं पता। ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का है, ठीक है, अवमूल्यन का है, तो फॉर्मूला होता है A = P कितना 1 माइनस लगा देंगे P 1 माइनस R/100 की पावर क्या कर देंगे n कर। अवमूल्यन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन में माइनस आता है, और नॉर्मल जब आप निकालते हैं तो उसमें यहाँ प्लस आता है, ठीक, यहाँ आएगा माइनस। चलिए रेट जो दिखा रखा है उसको यहाँ रख देंगे। तो अमाउंट जो कि 9680 दिखा रखा है इजकल टू प्रिंसिपल जो कि निकालना है, दैट इज 1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 12/100 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n मतलब 2 हो जाएगी। 100 में से 12 जाएंगे, 100 में से 12 माइनस करेंगे, ठीक है, 88 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल, तो ये है गया कितना गया 88 बटे कितना हो जाएगा 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 बटे। हमें प्रिंसिपल निकाला, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। हमें तो क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना, तो P निकालना, तो कितना 100 यानी 9680, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, ठीक है, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 88 और 88, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 88 मल्टीप्लाई बाई 80, ये डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ तक बात समझ में? अच्छा चलेगा। देखो अगर इसको 88 से काटें, छोटा छोटा काट लेते हैं, 11 से काट लेते हैं, 11 से 8 बार कट जाएगा, 11 से इसको काट लेते हैं, या ऐसे कर लें, हाँ वैसे भी कट जाएगा ये इसको ऐसे करते हैं, इसको पहले हम छोटा सा वो कर लेते हैं, उससे जल्दी कट जाएगा, और इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम 88 से काटते हैं, 88 से काटो जी इसको, 88 एक बार, और फिर एक बार, और फिर 0, कट गया पूरा पूरा। अब काटो 11 से, 11 से 10 बार, और 11 से 8 बार, क्लियर। अब छोटा कर लो, 2 से 4 बार, और 2 से 5 बार, और 25 से काट दो, 25 चौका 100, तो 25 बन जाए 125 और डबल 0 यहाँ। तो जो प्रिंसिपल था वो 125 इतने आपका रुपीज़ हो गया, यानी 2 वर्ष पूर्व इतने रुपीज़ बन गया, यानी 2 वर्ष पूर्व आपने जो मशीन खरीदी थी, 2 वर्ष पूर्व खरीदी गई मशीन का जो क्रय मूल्य था, तो उसका जो क्रय मूल्य था कितने में मशीन खरीदी गई थी, जो क्रय मूल्य था वो ₹12500 था, 12500 रुपीज़ आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 12,500 आपका मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य 12,500 था, 12,500 चला गया सी पार्ट के साथ में, तो ₹12,500 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? आई होप दैट सभी बहनों भाइयों को क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। छोटी सी एक इस मतलब फॉर्मूले पर आधारित है क्वेश्चन। 28 जुलाई 2013 से लिया गया है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 28 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM 336 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखो फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन HCF और LCM की पहली संख्या यानी HCF गुना LCM जो होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है। अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई को LCM से डिवाइड कर देंगे तो HCF निकल आएगा, और LCM निकालेंगे तो HCF नीचे आ जाएगा। यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर यानी A मल्टीप्लाई B जो है वो HCF मल्टीप्लाई बाई LCM के बराबर होता है। बस इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको क्वेश्चन सोल्व करना था कि भाई 28 मल्टीप्लाई बाई 336 इज इक्वल टू एक संख्या 112 है, 112 दिखा रखी है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं, मान लिया वो B है, तो आपको B निकालना है कि भाई 28 मल्टीप्लाई बाई 336 डिवाइड बाई 112 कर दें। यहाँ तक बात समझ। 112 से सीधा सीधा 3 बार गायब हो गया, ये 3 बार कट गया, 28 गुना 3 आंसर B निकल गया। भाई 28
तिया क्या होता है, 28 की 3 में मल्टीप्लाई कर दे तो 28 की 3 में मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा आंसर 84 होता है। क्या हो गया, 84 आंसर बन गया। ये चला गया सी पार्ट के साथ में, सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। इस प्रकार से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उसे सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहें तो एक तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। यानी इस तरह की क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ट्रिक समझ लीजिएगा, क्या ट्रिक है। क्वेश्चन 26 जून 2011 से लिया गया। कहता है 13 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। अब 2003 की बात कर रहा है, 2003 में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। भाई 2003 है, ये लिखा 2003, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं, 500 गुना 4 प्लस 3। इसको क्या करना, हमें 4 से डिवाइड कर दो। पहले तो जो नंबर आया उसको 4 से डिवाइड करो प्लस रिमाइंडर लिख दो। इसको 4 से डिवाइड किया तो 500 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाई 4 गुना 3 कर दिया। एंड ट्रिक है कि जो नंबर आपको दिया गया है उसको आप 4 से डिवाइड करो प्लस रिमाइंडर जो आएगा उसे आप लिख लीजिए। वो रिमाइंडर दी गई संख्या पर लगा दीजिए, 13 का पावर 3 कर दीजिए। यहाँ तक बात समझिए। अब 13 के पावर 3 में इकाई का अंक क्या हुआ, 13 की पावर 3 कितनी होती है, 13 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 होता है, ठीक है। इसमें इकाई का अंक क्या है, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक देखें तो इकाई का अंक कितना है, वो है 7। क्या है ये इकाई का अंक कितना है, 7, ठीक है। तो यही आंसर बन गया आपका, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो बी इज योर राइट आंसर बन गया। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। आपको जो 2003 दिखा रखा है उसे सबसे पहले 4 से डिवाइड करो, जिससे 4 पंजा 20 बन गया। आपका क्या रिमाइंडर बनेगा, 2 जीरो आ जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3। यानी कि सीधा सीधा पॉइंट हो गया कि जो नंबर दिया गया उसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा उसको लिख लो। उसको रिमाइंडर को दी गई संख्या पर, जो दी गई संख्या क्या, 13 संख्या है ना, 13 की पावर लगाओ। 13 की पावर से जो यहाँ 13 की पावर 3 लगेगा, 13 की पावर 3 लगा तो 13 की पावर 3 से जो नंबर बना उसका इकाई का अंक देख लो, बस वही इस नंबर का इकाई का अंक होगा। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो क्वेश्चन कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मेरे प्यारे साथी। ये थे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो हमने आपको फिलहाल अभी कराए। ये 30 क्वेश्चन थे 1 to 30 2011 से लेकर के 2024 तक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में बहनों भाइयों में शेयर करना ना भूलें। चैनल आपका अपना है स्टार क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त है। ऑल पे सेट जरूर करना, क्योंकि ऑल पे सेट करना ना बोले कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।